इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 2, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस की एक्सरसाइज करेंगे, जो कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सॉल्यूशन बताने से पहले आप खुद एक बार रफ ट्राई करिए जितना भी हो सके। जैसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलम and -3 × 10⁻⁸ कूलम are located 16 cm apart. At what points on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमने दो चार्ज का एक सिस्टम ले लिया, Q1 Q2 का सिस्टम ले लिया। चार्ज दिए गए हैं हमारे, उनके बीच में हम एक पॉइंट मान रहे हैं P, जिस पर पोटेंशियल है 0। Q1 की P से डिस्टेंस है R और Q2 की P से डिस्टेंस है D - R। D ये डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। अब हमें पोटेंशियल का फार्मूला लगाना है। पोटेंशियल होता है V = Q1/4πε0 R और Q2/4πε0 D - R। D - R यानी कि P पॉइंट से जितनी डिस्टेंस है नीचे रख रहे हैं। अब यहाँ पर ε0 परमिटिविटी है, क्योंकि हमें पोटेंशियल 0 निकालना है। P पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा किस डिस्टेंस पर, हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो पोटेंशियल को 0 पुट कर दिया और वैल्यूज हमने सारी रख दी। Q1 की वैल्यू रख दी, Q2 की वैल्यू रख दी और डिस्टेंस उन दोनों के बीच में जितनी है वो रख दी। फिर जब हम सॉल्व करेंगे तो R आएगा 0.1 मीटर। आप ट्राई करके देखिए, सॉल्व करके देखिए। अब ये तो हमने निकाला था दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में पोटेंशियल। अब एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है जब पॉइंट P बाहर हो, आउटसाइड द सिस्टम हो, क्योंकि चार्जेस की मैग्नीट्यूड दोनों के डिफरेंट हैं, तो P आउटसाइड भी हो सकता है। इस केस में हम P पॉइंट की Q1 से डिस्टेंस मान रहे हैं S और Q2 पॉइंट की P से डिस्टेंस मान रहे हैं S - T। अब हमें सिमिलर वही फार्मूला लगाने के बाद हमें डिस्टेंस रखनी है S और S - T रखना है। Q1 Q2 की वैल्यू रखनी है जो क्वेश्चन में दी गई थी। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो S आएगा 0.4 मीटर, यानी कि S Q1 से कितना डिस्टेंस होगा P पॉइंट की 0.4 मीटर के डिस्टेंस पर रखा होगा P पॉइंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन 2 है, आप इसको अब सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। A regular hexagon of side 10 cm has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. यानी कि कोई हेक्सागन है, उसके वर्टिसेस पर चार्ज रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम का और उसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। हेक्सागन बना लिया, हर वर्टिसेस पर चार्ज हमने रख दिया 5 माइक्रोकूलम का और हर एक की साइड 10 सेंटीमीटर हमने मान के चली है। अब पूछा गया कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। सेंटर पर पोटेंशियल पूछा गया है, तो हमें हर एक चार्ज की सेंटर से कितनी दूरी है वो पता करनी सबसे पहली प्रेफरेंस है हमारी। O पॉइंट की B से, O पॉइंट की A से, O पॉइंट की F से कितनी डिस्टेंस होगी, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है तो हर एक पॉइंट की O से डिस्टेंस सेम होगी। हमें पता होना चाहिए कि रेगुलर हेक्सागन के केस में सेंटर से वर्टिसेस की दूरी उसकी साइड के बराबर होती है, यानी कि इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, तो सेंटर से वर्टिसेस की दूरी भी 10 सेंटीमीटर की होगी। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि 6 चार्जेस हैं तो पोटेंशियल 6 टाइम्स हो जाएगा। इंडिविजुअल पोटेंशियल को हम ऐड करेंगे तो 6 टाइम्स पोटेंशियल हो जाएगा। हर एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल का 6 टाइम्स, यानी कि 6Q/4πε0 D। D है वर्टिसेस से सेंटर के बीच की दूरी। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन कूलम पावर -2 मीटर पावर -2। अब वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल है। वैल्यू पुट करने के बाद हम जब सॉल्व करेंगे तो 2.7 × 10⁶ वोल्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 को सॉल्व करने से पहले आप इसको खुद ट्राई कीजिए, अपनी कॉपी पर करिए। गलत हो चाहे सही हो, खुद करेंगे तो एक बार ज़्यादा क्लियर होगा। 2 charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at point A and B 6 cm apart। यानी कि 2 पॉइंट है A और B, उनके बीच की डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर।
आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। ए पार्ट क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम है, ये डाइपोल है यानी कि दो अपोजिट चार्जेस हैं, एक डिस्टेंस डी से सेपरेटेड है। डाइपोल के केस में क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मिड पॉइंट से पास करता है, क्योंकि यहाँ पर मिड पॉइंट पर ही पोटेंशियल इसका जीरो होता है और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा प्लेन होता है जहाँ पर कोई पोटेंशियल का चेंज ना हो, पोटेंशियल थ्रू आउट दी सरफेस कांस्टेंट रहे। तो ये मिड पॉइंट पर जो प्लेन होगा वहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, यानी कि मिड पॉइंट से ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पास करेगा। अब सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, तो डायरेक्शन तो नॉर्मल टू द सरफेस होगी। अब कहाँ से कहाँ होगी, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए से बी की तरफ हो जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 1.6 into 10⁻⁷ कूलम distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside the sphere, just outside the sphere, at the point 18 centimeter from the center of the sphere? पहला केस है inside the sphere. स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 0, क्योंकि स्फीयर के आउटसाइड में ही चार्ज एक्यूमुलेट होता है। स्फीयर के चारों तरफ चार्ज होगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। जब चार्ज नहीं होगा तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी इनसाइड द स्फीयर। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। जस्ट आउटसाइड की बात कीजिए, जस्ट आउटसाइड का मतलब क्या हुआ, जितनी उसकी रेडियस है लगभग उतनी ही दूर पर पॉइंट रखा हुआ है। मान के चलिए रेडियस है इसकी 12 सेंटीमीटर, तो सेंटर से लगभग 12 सेंटीमीटर पर ही पॉइंट है, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमें फार्मूला लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E=Q/4πε0r²। अब 1/4πε0 की वैल्यू याद रखने वाली चीज है, याद रख सकते हैं आप। 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 इसकी वैल्यू होती है फिक्स, इसको याद रख लीजिए। अब फार्मूला लगाइए, E=Q दिया गया, 1/4πε0 की वैल्यू पता है, 12 सेंटीमीटर को मीटर में बदल के फार्मूला लगाएंगे तो जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब सी पार्ट क्या कह रहा है, एट द पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब पॉइंट सेंटर से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 18 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है हमें पहले। अब फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का लगाना है Q/4πε0d²। अब सेम चीज है, डी की जगह हमें 18 सेंटीमीटर रखना है, 18 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके रखना है, तो वैल्यू आ जाएगी 4.4 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. 1 picofarad होता है 10⁻⁻12 farad के इक्वल। What will be the capacitance if the distance between the plate is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस 8 पिकोफैराड। अब उस कैपेसिटेंस में डिस्टेंस को हमने कर दिया हाफ, जो स्पेस था उसके बीच का उसको फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक से, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6। तो हमें पता करना है न्यू कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा। जब कैपेसिटर के केस में कोई अगर डाइलेक्ट्रिक बीच में नहीं रखा हुआ है, यानी कि उसके बीच में एयर भरी हुई है, तो कैपेसिटेंस होता है C=A∈0/d, जहां पर K की वैल्यू 1 मान के चलते हैं, क्योंकि एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। जहां A एरिया ऑफ प्लेट है, ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब दूसरे केस में क्या किया गया है, कैपेसिटेंस को लिया गया C' मान के चल रहे हैं हम लोग। उस केस में डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है और बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6। तो अब दूसरे केस में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ε0 KA/d। अब K की वैल्यू है 6, ε0 A सेम रहेगा, D की जगह d/2 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करनी है, A∈0d को C लिख देंगे डायरेक्ट, A∈0d को C लिख देंगे यहाँ पर। तो अब कितना बचेगा, C'
2 × 6C यानी कि 12C। आपका आंसर आ जाएगा कि 12 टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस था 8 पिकोफैराड। तो यहाँ पर भी हम 12 × 8 रख देंगे तो ये आ जाएगा 96 पिकोफैराड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। What is the total capacitance of the combination? What is the potential difference across each capacitor in the combination is connected to a 120 volt supply? अब इसको कैसे करेंगे आप खुद एक बार ट्राई करिए, फिर समझिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो कैपेसिटर कैसे ऐड होते हैं, 1/C करके ऐड होते हैं, यानी कि 1/C डैश नेट कैपेसिटेंस जो होगा वो इक्वल होगा 1/C + 1/C + 1/C, क्योंकि हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 9 पिकोफैराड, तो यह आ जाएगा 1/9 + 1/9 + 1/9, यानी कि टोटल C डैश यानी कि एग्रीगेट कैपेसिटेंस आ जाएगा 3 पिकोफैराड। क्योंकि हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर का चार्ज तो सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है हर एक कैपेसिटर पर। तो एग्रीगेट यानी कि टोटल पोटेंशियल 120 वोल्ट है, 120 वोल्ट की हमने पावर सप्लाई दी है, तो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा हर एक कैपेसिटर पर, क्योंकि कैपेसिटेंस सबका बराबर है तो बराबर बराबर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो V/3 कर देंगे हम, तो 40 वोल्ट हर एक कैपेसिटर पर पोटेंशियल आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel. What is the total capacitance of the combination? Second point कह रहा है, determine the charge on each capacitor in the combination is connected to a 100 volt supply. इसको भी आप एक बार ट्राई करिए फिर समझिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में हम देख चुके थे। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में कैपेसिटर ऐड होते हैं C1 + C2 + C3 डैश 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 के फॉर्म में। यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का, तो कैपेसिटेंस ऐड होंगे 2 पिकोफैराड + 3 पिकोफैराड + 4 पिकोफैराड इस फॉर्म में, तो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा 9 पिकोफैराड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम नहीं रहता है, चार्ज सेम नहीं रहेगा तो चार्ज हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे? चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = CV। अब यहाँ पर C अलग अलग है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, तो C अलग अलग है, वोल्टेज सेम है, तो Q की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस भी हमें पता है, V भी हमें पता है, तो निकाल सकते हैं। जैसे Q = CV है तो C रख दीजिए 2 पिकोफैराड फर्स्ट वाली केस में, और V 100 है, 100 रख के निकाल सकते हैं। सिमिलरली हर एक के लिए हम निकाल सकते हैं। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates, each plate has an area of 6 × 10⁻³ meter square and the distance between the plate is 3 mm. Calculate the capacitance of the capacitor if the capacitor is connected to a 100 volt supply. What is the charge on each plate of the capacitor? इस केस में भी हम देख रहे हैं कि एरिया तो दिया गया है प्लेट का, डी भी दिया गया, डिस्टेंस 3 मिलीमीटर है, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा। वोल्टेज भी दिया गया 100 वोल्ट सप्लाई। अब कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C = A/ε0/d। ε0 की वैल्यू ये है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर⁻²। अब एरिया की भी वैल्यू रखनी है, एरिया की वैल्यू रखेंगे, नीचे डिस्टेंस रखेंगे। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 17.71 पिकोफैराड। ये तो आ गया आपका कैपेसिटेंस। अब पूछा गया है क्या, चार्ज भी निकालना है आपको, कैपेसिटर की ईच प्लेट पर कितना चार्ज होगा। तो चार्ज का फार्मूला होता है Q = CV। अब यहाँ पर कैपेसिटेंस तो हम निकाल चुके हैं C, और V हमें दिया गया है 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट V रख दीजिए और C की वैल्यू निकाली है हमने, C की वैल्यू निकाल लीजिए। पिको फैराड को फैराड में बदलते हैं तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई करते हैं, पिको फैराड को फैराड में बदल लीजिए। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका चार्ज आ जाएगा 1.771 × 10⁻⁹ कूलम।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 8 a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates while the voltage supply remained constant after the supply was disconnected। इसको अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो पीछे हम कर चुके थे उससे रिलेट करके इसमें सॉल्यूशन देना है हमें। आप क्वेश्चन नंबर 8 को दोबारा देख सकते हैं, उसके सॉल्यूशन को दोबारा देख सकते हैं, फिर इस क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या चेंज है, इसमें हमने एक माइका शीट 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, उसको इंसर्ट किया हुआ है बीच में। तो हमें पता है कैपेसिटेंस एयर के केस में अगर एयर बीच में होती है तो C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। अब डाइलेक्ट्रिक बीच में रख दिया तो उसकी वैल्यू हो जाती है कैपेसिटेंस की C = A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D, यानी कि शॉर्ट में C डैश हो जाता है K टाइम्स C। तो यानी C डैश हो गया K टाइम्स C, यानी कि 6 × 1.771 × 10⁻11, जो कि पिछले 8th क्वेश्चन में हमने निकाला था। तो इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा 106 पिको फैराड और वोल्टेज सप्लाई 100 वोल्ट, जो कि पिछले क्वेश्चन से ली गई है, 100 वोल्ट है। तो न्यू चार्ज कितना आ जाएगा, Q डैश = C डैश B। C डैश बदला है अपना, C डैश रखेंगे और V की वैल्यू वही रख देंगे। तो जो न्यू चार्ज आ जाएगा 1.06 × 10⁻8 कूलम आ जाएगा। अब पूछा गया आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, यानी कि अगर हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दें तो चार्ज तो हमारा यही रहेगा, चार्ज जितना है 1.06 × 10⁻8 कूलम, चार्ज यही रहेगा। कैपेसिटेंस भी जितना है वही रहेगा 106 पिको फैराड। अब पोटेंशियल चेंज हो सकता है, पोटेंशियल कितना चेंज होगा, तो V डैश = Q अपॉन C डैश। Q कितना है निकाल चुके हैं, C डैश कितना है वो भी हमें पता है, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? इसे आप ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो इसका सॉल्यूशन हम एक्सप्लेन करेंगे, उसे देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस 12 पिकोफैराड, पिकोफैराड को फैराड में बदलिए, 10⁻12 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 12 × 10⁻12 फैराड। वोल्टेज दिया गया 50 वोल्ट, एनर्जी पूछी गई है, एनर्जी स्टोर्ड हम पढ़ चुके थे E = ½ CV² होता है। इसको वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ½ C की जगह 12 × 10⁻12 V² यानी 50 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट 1.5 × 10⁻8 जूल आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। A 600 picofarad capacitor is charged by 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in this process? यानी कि पहले कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस 600 पिकोफैराड था, उसे चार्ज किया गया 200 वोल्ट सप्लाई से, फिर उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया सप्लाई से। अब जो चार्ज कैपेसिटर है उसको ला रहे हैं 600 पिकोफैराड के अनचार्ज कैपेसिटर के कांटेक्ट में। इस प्रोसेस को कितना एनर्जी लॉस्ट झेलना पड़ेगा उसे हमें निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट केस निकालेंगे। फर्स्ट केस यानी कि 600 पिकोफैराड को जब 200 वोल्ट सप्लाई से चार्ज किया गया था तो उस केस में एनर्जी कितनी स्टोर हुई थी। तो उस केस के लिए E = ½ CV² हम फार्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। C की वैल्यू रखनी है पिकोफैराड को फैराड में बदल के, वोल्ट की वैल्यू रखनी है, आंसर आपका 1.12 × 10⁻5 जूल आ जाएगा। जब हम इस कैपेसिटर को, जो अब चार्ज कैपेसिटर हो गया है, अब इसको हम ला रहे हैं अनचार्ज कैपेसिटर के कांटेक्ट में। कांटेक्ट में ला रहे हैं यानी कि हम सीरीज में ही कनेक्ट कर रहे हैं, उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उस केस में हम कैपेसिटर को कैसे ऐड करते हैं 1/C + 1/C के फॉर्म में। तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 1/C डैश = 1/600 + 1/600 यानी कि C डैश = 300 पिकोफैराड का कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा दोनों कैपेसिटर को जब हम कांटेक्ट में लाएंगे। तो इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर होगी, E डैश = ½ C डैश V²,
क्योंकि पोटेंशियल तो हमने सेम अप्लाई कर रखा है 200 वोल्ट का। यहाँ पर हमने V को 200 वोल्ट लिया है। ये कैसे लिया, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि हमने जब कैपेसिटेंस, जो फाइनल हमारा कैपेसिटेंस निकल के आया कॉम्बिनेशन का, वो C डैश इक्वल टू C/2, C यहाँ पर 600 पिकोफैराड है, अपॉन 2 करेंगे तो 300 पिकोफैराड आएगा, यानी कि C डैश हमारा C/2 आ गया। वैसे ही Q डैश अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पर। वैसे ही Q डैश को अगर हमने सीरीज में अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करके छोड़ दिया तो अनचार्ज कैपेसिटर पर भी चार्ज इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि दोनों कैपेसिटर पर सेम चार्ज आ जाएगा, यानी कि Q डैश इक्वल टू Q/2। हर एक कैपेसिटर पर Q/2 का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमें V डैश निकालना है। V डैश कितना होगा, V डैश इक्वल टू Q डैश अपॉन C डैश आ जाएगा। तो V डैश हमारा आ जाएगा Q डैश अपॉन C डैश, यानी कि Q/2 अपॉन C/2, यानी ओवरऑल V डैश इक्वल टू V आ जाएगा। तो V यहाँ पर क्या था, 200 वोल्ट था, तो 1/2 इंटू 300 इंटू 200 का स्क्वायर जब हम करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 0.6 इंटू 10⁻⁵ जूल आएगा। तो लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ जाएगा E माइनस E डैश। E कितना है, जो हम पहले एनर्जी निकाल चुके थे 1.2 इंटू 10⁻⁵ जूल, और माइनस E डैश यानी कि जो अभी हमने एनर्जी निकाली है वो एनर्जी को माइनस करेंगे तो उतना लॉस आ जाएगा, यानी 0.6 इंटू 10⁻⁵ जूल का लॉस आ जाएगा। आपको आई थिंक ये सब क्लियर हुआ होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे निसंकोच पूछ सकते हैं। थैंक यू।